कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, चलती रहे ये बातें, एक एक करके आप सबसे होती रहे मुलाकातें। बोलते आईने, बोलते आईने। पुरानी दिल्ली वॉल सिटी की तंग गलियों में जन्मे श्री जोएल गिल की यात्रा पुरानी दिल्ली से अंतर्राष्ट्रीय मंच तक जो है काफ़ी दिलचस्प है। मेधावी छात्र तो थे ही वो शुरू से, लेकिन कला क्षेत्र में उनका रुझान काफ़ी रहा और ये रुझान उनको आस्ते आस्ते बाल भवन की तरफ ले आया। और बाल भवन में उनके चित्र जो हैं उनका आकार उस वक्त 8 से 4 फुट का होता था, लगातार डिस्प्ले होते रहे। कला की बारीकियां उनको उनकी शिक्षिका सावित्री जी ने सिखाई और स्कूल और कॉलेज में उन्होंने कई अवार्ड्स, करीबन 100 से ज़्यादा अवार्ड्स उनको जीते हैं। आज इलस्ट्रेटिव जितनी मैगजीन्स हैं, बच्चों की कॉमिक्स हैं, उनमें उनके तमाम चित्रों को शामिल किया जाता है। उनकी पेंटिंग्स विश्व भर में दिखाई जाती हैं। अब आप एक जाने माने एक विश्व के कलाकार हैं और इनकी पेंटिंग्स की खसूसियत ये है कि ह्यूमन पेन्स, उनकी एगनी, उनके दर्द को दिखाते हैं। जोएल गिल साहब का आज ये इंटरव्यू आपके सामने है। बोलते आने यूट्यूब चैनल के इस खास प्रोग्राम में बहुत ही विशेष एपिसोड है। आप सब जितने भी सामीन हैं, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है, इस्तकबाल है। दोस्तों, मैं हूं सैमसन डेविड। आपको जिस तरीके से मालूम है कि बोलते आईने के थ्रू हम पूरी दुनिया के अंदर प्यार, मोहब्बत, अमन, चैन, वर्ल्ड पीस, हारमोनी का, ह्यूमन कल्चरल वैल्यूज का पैगाम दे रहे हैं और ये हिंदुस्तान की सॉफ्ट पावर कहलाती है। हिंदुस्तान की ये मुश्तरका तहसीब जिसमें म्यूजिक, डांस, थिएटर, फाइन आर्ट्स, लिटरेचर, इन तमाम चीजों का समावेश है, उन्हीं में से आज एक हम पेंटिंग को लेके आए हैं। एक खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उम्मीद है कि उन लोगों को, विशेषकर पूरी दुनिया में जो इस वक्त जुड़े हुए हैं, जो कि फाइन आर्ट से, फनून लतीफ़ा जिसमें शामिल है, वो इस पे जरूर खुश होंगे। और एक ऐसी स्टोरी, एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसने कि बहुत मेहनत करी है और अपने टेस्ट चेंज करता रहा और आखिर में एक मुकम्मल एक ऐसे पेंटर बन गए जो कि जिनका नाम जोएल गिल के नाम से जाना जाता है। जोएल गिल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप दिल्ली से जुड़ गए हैं, द्वारका में इस वक्त हैं शायद। जोएल गिल, नमस्कार, मैं द्वारका सेक्टर 5 में हूँ। जोएल गिल साहब, दिल्ली का मौसम कैसा चल रहा है इस वक्त? बहुत बारिश हो रही है एंड फॉर द लास्ट 4 डेज ओह, कंटिन्यूसली हाँ 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 बहुत सारे काम भी गड़बड़ हुए, बहुत सारी आउटिंग भी गड़बड़ हुई, बट ठीक है, इट्स पार्ट ऑफ द गेम। और बारिश होना तो अच्छी बात है, इट सेट्स द मूड ऑफ एन आर्टिस्ट। हाँ, वो एक गाना है ना, देयर शुड बी शावर्स ऑफ ब्लेसिंग। डेफिनेटली। जी। अच्छा जोएल जी, ये बताइए कि आपका नाम बड़ा खूबसूरत है, जोएल और गिल। ये बताइएगा कि अब हम अपने तमाम इस एपिसोड को परत बाय परत खोलते जा रहे हैं और ये बिल्कुल सबसे पहला इनिशियल स्टेज है। नाम इतना खूबसूरत, जोएल और गिल, कई लोग पूछते होंगे, इसके पीछे कुछ रीजन बताइए। रीजन इसमें है, इनफैक्ट मेरे फादर का नाम जॉन स्टीफन है, मेरा ब्रदर जूलियस जॉन चलाता है, मैं ही घर में जिसने गिल चलाया था। एक्चुअली जब मैं 6th क्लास में गया
तो आई चेंज माई स्कूल टू रामजस नंबर 1। रामजस दरियागंज में एक स्कूल है। मैं वॉल्ड सिटी में रहने वाला हूँ, ओल्ड दिल्ली से हूँ ओरिजिनली। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वहाँ सब गुप्ता, जैन, अग्रवाल, सबकी कास्ट होती थी क्लास में, 6 क्लास। तो मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी हुई, मैंने कहा कि भाई हमारी कास्ट क्या है। बाबूजी का नाम तो जॉन था, स्टीफन था, पहले चलाता था मैं जोएल जॉन। लेकिन फिर वो बाबूजी ने एक दिन, बाबूजी से मैंने पूछा, बाबूजी मतलब माय फादर, तो मैंने कहा हमारी कास्ट क्या है। तो बाबूजी हंसने लगे, उन्होंने बोला कि हम ओरिजिनली गिल हैं, और लेकिन हमारे पूरे मतलब एक ताऊ के खानदान में तो सब चलाते थे, और फादर की साइड पे कोई चलाता नहीं था। तो उन्होंने कहा हम गिल हैं। तो गिल उस वक्त मेरे लिए एक कास्ट थी, और वहाँ पे स्कूल में ये बहुत एक ट्रेंड था, सबकी कास्ट होती थी। आई पुट दैट गिल इनटू माय नेम, तो वो जोएल गिल हो गया। फिर होते होते वो जोएल जॉन स्टीफन गिल था, फिर होते होते जोएल गिल पे टिका। फिर हाई सेकेंडरी तक आते आते जब फॉर्म अप्लाई किया था उसमें, बोर्ड के एग्जाम्स में, तो इट वाज जोएल गिल ओनली, और इट स्टक टू मी। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, अब सबसे पहला जो रेलेवेंट सवाल आज की इस एपिसोड का है, जोएल साहब ये बताइए कि आपका ये डिसीजन कब दिमाग में आया कि आप पेंटिंग की तरफ आपका रुझान होगा? क्या इसकी कोई फैमिली बैकग्राउंड थी, या आप दोस्तों के साथ रहे? किस तरीके से रुझान आपका पेंटिंग की तरफ मुड़ा, इसकी दास्तान बताइए बचपन से अभी तक। पेंटिंग पेंटिंग एक्चुअली पेंटिंग लेके पैदा होते हैं हम। आप में जो आर्ट है वो आप उसके साथ पैदा होते हैं, फिर आगे उसको आप तराशते हैं, या उस लाइन में चले जाते हैं। कई बार सर्कमस्टांसेस आपको अलाउ नहीं करते, आप छोड़ देते हैं, लेकिन एक कसक रह जाती है। मैं ओरिजिनली पेंटिंग करता था, बचपन से पेंटिंग करता था। कंपटीशंस में मतलब तीसरी क्लास, चौथी क्लास कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते थे, अवार्ड आते थे, प्राइजेस आते थे। तो पेंटिंग का शौक तो मुझे बचपन से ही था। लेकिन पेंटिंग एज ए पेंटिंग प्रोफेशनली आप बोले तो थोड़ा सा लेट आया, क्योंकि मैं एक हम्बल फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो जब मैं बहुत लंबी कहानी है, मैं छोटे छोटे करके बता रहा हूँ। हाँ, तो सही जब बात। मैं 11th मैंने क्रॉस करी, हाई सेकेंडरी मैंने क्रॉस करी, तो मैंने बाबूजी को बोला मैं कॉलेज ऑफ आर्ट जाना मांगता हूँ। तो बाबूजी को किसी ने मिसगाइड कर दिया कि कॉलेज ऑफ आर्ट में खर्चा बहुत है, तो वो बियर नहीं कर सकते थे उस खर्चे को। तो मैं साइंस साइड था, मैंने हाई सेकेंडरी जो है बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री के साथ की हुई है, मैथमेटिक्स, हायर मैथ था मेरे पास। तो मैं फिर अल्टीमेटली मैंने कहा अब क्या ऑप्ट करूं। बाबूजी को पूछा साइंस ले लें ग्रेजुएशन में, तो बाबूजी ने कहा साइंस भी महंगी पड़ेगी, छोड़ दे। तो मैं फिर वो इंग्लिश लिटरेचर में मेरा बहुत शौक था। हालांकि इंग्लिश का मेरा बैकग्राउंड नहीं है, इंग्लिश मेरी बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन लिटरेचर का शायद बीइंग आर्टिस्ट और थोड़ा सा शौक था, तो मैंने ऑनर्स ज्वाइन कर लिया था, इंग्लिश ऑनर्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो आर्ट तो मेरा छूट गया। लेकिन अब मेरी डेस्टिनी ये थी कि क्योंकि मैं बाल भवन का मेंबर था, बाल भवन कैसे पहुंचा वो एक अलग कहानी है। तो बाल भवन का मेंबर था, बाल भवन में 19 साल की उम्र में, इट वाज 1979, ईयर ऑफ द चाइल्ड था, तो बाल भवन ने अपनी ब्रांचेस खोली। तो बाल भवन ने ब्रांचेस खोली, तो उन्होंने कहा कि भाई हमें टीचर्स चाहिए। अब टीचर्स उनको, अभी एक्सपेरिमेंटेशन था, मेरी सेकंड ब्रांच थी सूर्यनगर में, तो उनको ऐसे चाहिए थे टीचर्स जिनके कुछ देना ना पड़े, क्वालिफाइड ना हो, कोई पॉलिटिक्स ना हो, किसी तरह की कोई रिक्वायरमेंट ना हो। तो उन्होंने अपने स्टूडेंट्स चुने, उसमें मेरा नाम आ गया। मतलब मुझे बुलाया डायरेक्टर ने, डायरेक्टर मिसेस पद्मा सेठ होती थी, कहने लगी नौकरी करेगा। मैंने कहा हाँ जी करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्या करते हो। मैंने कहा "जी, मैं इंग्लिश ऑनर्स कर रहा हूँ।" तो शी वाज सो इम्प्रेस्ड कि ये तो लिटरेचर का स्टूडेंट है। उन्होंने कहा ठीक है, कल से चले जाना। दैट वाज 19 जून 1979, एंड मैं सूर्यनगर बाल भवन गया। देन आई बिकेम अ पार्ट टाइम आर्ट इंस्ट्रक्टर। तो पेंटिंग में मैं जुड़ा रहा, फिर भी पेंटिंग से हट गया था, कॉलेज ऑफ आर्ट नहीं जा रहे थे, पढ़ाई में चले गए। माँ बाबू जी सोचते थे कि ये पढ़ने वाला है लड़का, तो शायद एलडीसी वगैरह कहीं ज्वाइन कर लेगा, बैंक में। बैंक के मैंने पेपर वगैरह भी दिए थे। तो लेकिन वो उसमें चला गया, पार्ट टाइम आर्ट इंस्ट्रक्टर हो गया। तो बाल भवन ऐसी संस्था है कि वो अपने आप में एक बहुत बड़ी संस्था है। तो बाल भवन से फिर मैं पेंटिंग में जुड़ा ही रहा, कमर्शियल रहा, कमर्शियल इन द सेंस में इलस्ट्रेशन करता रहा, पब्लिकेशन से जुड़ा रहा, एज एन आर्ट टीचर जुड़ा रहा। पेंटिंग
नहीं कर रहा था। मैं पेंटिंग मेरी चलती रही, बीच बीच में कुछ चीजें हैं जो शायद मैं बीच में बताता रहूंगा आपको। तो वो जब at the age of 43 when I was a manager publication of in organization, this organization only, तो मुझे लगा कि यार मैंने पूरी जिंदगी पेंटिंग सीरियसली नहीं, सब गड़बड़ है। तो मैंने फिर क्या डिसीजन लिया कि आई टू वॉलंटियर रिटायरमेंट फ्रॉम द बालभवन। उस वक्त तक मैं 20 साल परमानेंट जॉब कर चुका था, तो मेरी पेंशन बन चुकी थी, सेफ्टी सेफ गेम था, कमर्शियली इलस्ट्रेशन में कर रहा था बाहर, बहुत सारा काम करता था, बहुत सारी बुक्स बनाई। तो कोई डर लगा नहीं, छोड़ दिया। फिर उसके बाद पेंटिंग स्टार्ट कर दी। पेंट इट टुक सम टाइम, पेंटिंग करने में टाइम तो लगा मुझे, बट अल्टीमेटली आई एम इन द गेम। और अभी आपसे बात कर रहा हूँ, यही मेरी अचीवमेंट है। थैंक यू। That is so nice to hear from you like this. ये बताइएगा जोएल गिल साहब के शुरुआत के दिन जो होते हैं किसी भी आर्टिस्ट के लिए, चाहे वो कोई भी फन हो, उस फन में आपका म्यूजिक आता है, डांस आता है, थिएटर आता है वगैरह, एक जब फाइन आर्ट्स में जब आता है, चाहे वो चित्रकला हो, पेंटिंग हो, कार्टूनिंग हो, कोलाज हो, वगैरह वगैरह, चाहे और मुख्तलिफ किस्म के आर्ट हैं, उसमें रोल मॉडल जरूर होते होंगे। तो आपकी तरफ से कोई ऐसा रोल मॉडल प्लस इस पे जो शुरुआती आपके गुरु या उस्ताद या कोई ऐसा एक या दो व्यक्ति जो जिनसे आपने या तो एक लव्य बन के सीखा हो या डायरेक्टली सीखा हो, उस पे थोड़ी सी आप तफसील से बताइएगा। देखिए, वैसे तो फर्स्ट गुरु मेरी सावित्री मैडम रही है, वो बालभवन में एक आर्ट टीचर थी, बाद में बहुत सीनियर ऑफिसर रिटायर हुई है वहाँ से। तो बचपन तो उन्हीं के नाम पे है क्रेडिट मेरा। लेकिन जो पेंटिंग का टाइम है, पेंटिंग में जब मैं आया तो मेरे लिए स्ट्रगल था, फ्रस्ट्रेशन थी। एक नया सा एरिना था, मुझे उसको एक्सप्लोर करना था, और कोई इस तरह का कोई एक्सपीरियंस नहीं था पेंटिंग को लेके। पेंटिंग के मैंने सेंट स्टीफन कॉलेज में एक जब पार्टिसिपेट किया था एग्जीबिशन में, तो वहाँ एप्रिसिएशन मिली थी, जजेस ने पूछा था ये लड़का कौन है, प्राइज भी मिला था मुझे, फर्स्ट प्राइज आया था सेंट स्टीफन कॉलेज से। तो वो सब मैं चल रहा था, लेकिन उससे उससे मैं ये नहीं कह सकता कि मैं पेंटिंग में था। तो जब पेंटिंग करने लगा और पेंटिंग रियली में समझने की कोशिश की, तो बहुत मुश्किल था, मेरे लिए मुश्किल था। मेरा बैकग्राउंड ऐसा है कि मैंने कॉलेज ऑफ आर्ट किया ही नहीं था, कोर्सेज किए मैंने बाद में, लेकिन वो उससे पेंटिंग का तो सिस्टम नहीं बनता था। तो फिर मैंने, क्योंकि इंटरनेट का जमाना था और चीजें ग्लोबली सबके पास सब अवेलेबल थी, तो मैंने इंटरनेट बहुत सर्च करा, बहुत पढ़ा, पढ़ना मेरा पैशन है। तो मैं पढ़ा भी, उनको देखा भी, आर्ट मुझे समझ में आती थी, बचपन से ही समझ में आती थी। तो शुरू में तो मैं जैसे शगाल हुए या हुसैन हुए या जितने भी मास्टर्स होते थे, उनको मैं बहुत जानता था, बहुत देखता था वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं। एक चीज जो मुझे समझ में आने लगी थी वो ये थी कि एक लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज जो है वो आपको, आपकी अपनी लैंग्वेज होती है, उसको आप खुद क्रिएट करते हो। उस पे मैं रिसर्च किया, जिसे कहते हो एक्सप्लोरेशन चलती रही, लेकिन उसमें मेरा काम पूरा हो नहीं रहा था। फिर 2012 में एक अशोक भौमिक सर हैं, वैसे ओरिजिनली तो शायद बंगाल वगैरह से ही हैं। तो वो मुझे गैलरी में, मेरा ग्रुप शो था, उसको इनॉग्रेट करने आए हुए थे, मेरी पेंटिंग के सामने खड़े होकर, ये बहुत बढ़िया पेंटिंग है। तो मैंने उनसे बाद में इनॉग्रेशन के बाद पूछा, मैंने कहा सर मेरे को प्रॉब्लम ये है कि मैं किसी से डिस्कस नहीं कर पा रहा कि मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, किसी को बता नहीं पा रहा हूँ। तो वो एक कंफ्यूजन है। तो कहने लगे पेंटिंग के लिए आप कभी भी मेरे पास आ जाओ। तो फिर वो ये हुआ कि मैं उनको शुरू में, जब तक व्हाट्सएप में यूज नहीं कर रहा था, तो पेंटिंग लेके जाता था, दिखाता था, वो मुझे गाइड करते रहे। उन्होंने मुझे बहुत बहुत सारी बातें डिस्कस करते थे। आज भी मेरी कोई भी पेंटिंग पूरी होती है तो मैं उनको जरूर भेजता हूँ, उनके कमेंट आते हैं, वो मेरे लिए, तो उनका रोल बहुत बड़ा है मेरे लिए। ओरिजिनली मैं बहुत सारे पेंटर्स को एडमायर करता हूँ, लेकिन अशोक भौमिक सर ने जो मुझे मेंटली, जो मेरे जो कुछ भी हूँ, जितना समझ आती है, उनका उनका बहुत बड़ा रोल है। वेरी गुड, वेरी नाइस टू गेट दिस। ये बताइएगा कि आर्टिस्ट जो हैं वो अलग अलग किस्म का, उनका एक ब्रांडिंग हो जाती है। मान लीजिए आपके बारे में पढ़ रहा था, यू आर एन इम्प्रेशनिस्ट, तो
क्या आप उस बात को मानते हैं, और क्या इस पे रोशनी डाल सकते हैं? अगर कोई आपको इम्प्रेशनिस्ट करके पेंटर की श्रृंखला में या श्रेणी में लाए, उसको क्या बताएंगे आप? देखिए, जो इज्म है, जितने भी ये कैटेगरीज हैं जिसमें आर्टिस्ट को स्टैंड किया जाता है या आर्टिस्ट को रखा जाता है, वो आर्टिस्ट खुद नहीं करते हैं। आर्ट ओरिजिनली क्रिटिक्स होते हैं, आर्ट एडमायरर्स होते हैं, अच्छा या अच्छा जिनकी अच्छा। बहुत रिसर्च होती है, वो उसको क्लासिफाई करते हैं। जी हाँ। बट एज अ पेंटर अगर मेरे से आप पूछोगे, तो मेरे को तो अपनी पेंटिंग जो जिससे मैं कम्युनिकेट कर सकता हूँ, जिससे मैं कन्वर्स कर सकता हूँ, जिस पे मैं काम कर सकता हूँ, जिस एरिया में जाके वो खत्म होने वाली होती है, मैं वो पेंटिंग करता हूँ, मैं एंजॉय करता हूँ। ठीक है, मुझे बहुत लोगों ने इम्प्रेशनिज्म से जोड़ा है, लेकिन पता नहीं, मैं इस पे कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये है कि मैं पेंटिंग करता हूँ एंड वो ही एंजॉय करता और बहुत अच्छा लगा ये आपका जो जवाब है। वो आपकी दिल की बात थी, लोगों की एक और बात थी। ये बताइएगा कि क्या हम ये समझें कि जो आपके आर्ट से, जो भी हम देखेंगे भी कुछ फोटोग्राफ्स या अपनी पेंटिंग्स लाए हैं, क्या आप रियल लाइफ की जो सिचुएशंस हैं उनसे कशमकश रहती है, और आप जो वास्तविक यथार्थ की जीवन जो है आप देखते हैं आंखों से, उसकी बयानगी आप अपने ब्रश और पेंट से करते हैं और कैनवस पे करते हैं? क्या इसको हम ऐसे ले सकते हैं, रियल लाइफ सिचुएशन से? हूँ। देखिए, हर आर्टिस्ट का ना एक अपना थीम होता है, एक उसका स्टाइल होता है। वो ओरिजिनली आप इसको ऐसे लीजिए जी। कि आप किसी से बात करोगे, उसको कुछ सब्जेक्ट्स पे किसी को पॉलिटिक्स पे मजा आएगा, किसी को लिटरेचर पे मजा आएगा, कोई सही बात है। पोइट्री पे बहुत इंटरेस्ट लेगा। जी। वैसे ही आर्टिस्ट का होता है, आर्टिस्ट के जो थीम्स होते हैं उसके पर्सनल थिंकिंग से जुड़े हुए होते हैं। हम्म। मेरे को पर्सनली, मैंने जो एक्सपीरियंस किया है पूरी लाइफ, जिस हम्म। तरह के लोगों से मिला हूँ, जिस तरह के लोगों के साथ लाइफ जी है, जो मेरे इर्द गिर्द रहे, या जो जिन सर्कमस्टांसेस को मैंने ऑब्जर्व किया है, मेरी पेंटिंग में ओरिजिनली वही निकलेगा। तो मेरी कुछ प्रॉब्लम ये है कि मैं किसी भी एट्रोसिटीज को बर्दाश्त नहीं करता हूँ, क्या? किसी भी ज्यादती को, किसी 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 के साथ भी हो। तो अगर कोई मुझे रोड पे खड़ा होके भी अगर उसने मेरी तरफ हेल्प के लिए निगाह मार ली है, और मैं इस सर्कमस्टांसेस में खड़ा हूँ कि मैं उसकी हेल्प कर सकता हूँ, मैं इमीडिएटली उसके साथ खड़ा हो जाऊंगा। ओरिजिनली मेरी पेंटिंग्स में भी यही रिफ्लेक्ट करता है। मैं बेसिकली, मेरी पेंटिंग ज्यादातर जो है, मतलब किसी ने कमेंट भी किया था कि आप इतनी पेनफुल पेंटिंग क्यों बनाते हो। अब मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता, ना मैंने चेंज करने की कोशिश की। मुझे लगा, मेरी अशोक भौमिक सर से इस बारे में बात हुई थी, तो उन्होंने कहा जो तुम्हें वही करना चाहिए जो तुम्हें सूट करता है या जो तुम्हें अपील करता है। दूसरा कुछ करोगे, अगर मैं आपका या किसी का या गांधी जी का या मोदी जी का या किसी का भी थॉट प्रोसेस को जीऊंगा, तो मैं उसमें वो रियलिटी या उसमें वो बात नहीं ला पाऊंगा। जो मैं कहता हूँ, मुझे वो कहना है जो मुझे पसंद है। तो मेरी जो सब्जेक्ट मैटर्स हैं, वो ज्यादातर सोसाइटी से उठे हुए हैं, और वही हैं जो मैं देखता सुनता हूँ। मैं आपको एक एग्जांपल छोटा सा देता हूँ इसमें, कि अभी एक अमेरिका में ब्लैक ह्यूमन बीइंग के साथ कुछ हुआ था, ब्लैक के साथ। उसको पुलिस वाले ने, किसी ने मेरे को उसकी गर्दन वर्दन पकड़ ली थी, कुछ मर गया था, उसकी डेथ हो गई थी। बड़ा हंगामा हुआ था, ये 2 इयर्स बैक की बात है। जी हाँ। तो उसका लास्ट जो सेंटेंस था, जिस सेंटेंस पे पूरी मीडिया ने काम कर रहा था, वो था, आई कांट ब्रीथ। मतलब ही वाज रिक्वेस्टिंग द पुलिसमैन टू लीव हिज नेक सो दैट ही कैन ब्रीथ। तो द अटर्ड वर्ड थे कि आई कांट ब्रीथ। वो आई कांट ब्रीथ जो है, देन आई पेंटेड अ पेंटिंग which which was named I Can't Breathe, and it was a good painting. It was in orange color. It was published in 2 or 3 magazines also. One of my interview also, it was there, and it was appreciated at bigger level. या नहीं तो मतलब ये हुआ कि जीवन मूल्य और खासकर एट्रोसिटीज जो हैं ह्यूमन बीइंग पे, एट्रोसिटी का हाँ, जो, और खासकर जो कि आपका एक जो प्रॉब्लम है ह्यूमन बीइंग के साथ, उनकी जो जो स्ट्रगल मुझे टच कर स्ट्रगल जाती है, जो जी हाँ, मुझे टच कर जाती है। वो आपको डायरेक्टली इम्पैक्ट डालती है दिमाग पे। और मैं आपको एक हाँ, एक एक और छोटा सा इंसिडेंट। प्लीज। कुछ
गंगा में कुछ लाशें शायद मिली थी, हाँ हाँ बड़ा इंसिडेंट, हाँ। और बहुत हल्ला हुआ इसके ऊपर। मतलब ये एक अभी जो कोविड के दौरान की बात कर रहे हैं आप? कोविड के दौरान की बात कर कोरोना, रहा हूँ मैं। ठीक है तो ठीक है। उसमें जब वो लाशें मिली तो बहुत बड़ा इशू था, हमने भी देखी, टीवी पे न्यूज देखी। उसमें सबसे जो दुखदाई बात थी कि पीपल वर डिसोनिंग देम, कि नहीं नहीं हमारी नहीं है, वहां से आई, यहाँ से आई। हाँ हाँ हाँ। मतलब दे वर नॉट, मतलब एडमिट तो दूर की बात है, वो उनको रिकॉग्नाइज भी नहीं कर रहे थे, क्या बात। आइडेंटिफाई भी नहीं कर रहे थे कि ये हमारी स्टेट की है, उसकी है। उस पे मेरी एक पेंटिंग है, नॉन एग्जिस्टेंट करके। कहाँ है, कुछ है अभी आपके पास कुछ ऐसी चीज जो दिखा सकते हैं आप? बल्कि आपका, मैं तो मैं ये आपको कहता, ब्लैक मैन वाली भी जो आई मेरा कांट ब्रीथ एंड ये, इन तमाम में से कुछ ये भी आप दिखा पाए? मैं मैं आपको इसके फोटोग्राफ शेयर कर दूंगा, इफ ठीक। यू कैन एडिट टू, क्योंकि ये पेंटिंग्स मेरी सारी जो है ना, बड़ी पेंटिंग्स जो है मेरे हाँ पास यहाँ इसमें तो जगह होती नहीं। तुर्कमान गेट मेरा स्टूडियो था, जी पेंडेमिक से पहले वहीं काम करता था, जी तो मैं जी। वहां पहुंचा देता हूँ ताकि वो सेफ पड़ी रहे। हाँ 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 हाँ। नहीं तो ये तो बड़ी एक आपकी अचीवमेंट है कि जो एक दर्द है इंसान का, और दूसरा कोरोना के वजह के अपने रिश्ते वाले भी निभा नहीं पा रहे रिश्ता, और वो कह रहे हैं कि हमें तो पता ही नहीं है कौन है, जबकि देखिए क्या कि दिल के रिश्ते अजीब रिश्ते हैं, सांस लेने से टूट जाते हैं। और ये एक जी, शेर है, बल्कि इस पे मुकम्मल आ रहा उस है। वक्त वो टाइम ऐसा था कि आपको सही में अपने दोस्त और रिश्तेदारों की पहचान होती है। उस वक्त किसने हेल्प करी, कौन थे आप, बहुत अकेले पड़े लोग, बहुत मैंने फ्रेंड्स भी खोए हैं, रिलेटिव्स भी खोए हैं उस पूरे दौरान। तो वो होता ही है, टाइम ही इतना दर्दीला था वो। ये अच्छा है बताइए निकल गोयल गया। साहब, मैं आपको बीच में यहीं पर ही रोक के एक बात कर रहा हूँ कि बड़ा ही उससे कॉन्टेक्चुअल है कि ये 2.5 या 3 साल का पीरियड जो निकला है पूरी दुनिया में, जिसने पूरी दुनिया को मुतासिर करा हर शोबे में लाइफ के, और खासकर जो शोबा जो है आर्टिस्ट का ही नहीं, बल्कि एक मजदूर जो कि कमाता है, कुछ भी रेडी लगाता है, या कोई बस चलाता है, या ऑटो ड्राइवर है, या कोई छोटा सा खोमचे वाला रेडी वाला है, या कोई घर की सफाई करने वाली मेड्स वगैरह वगैरह, दुनिया के अलग मुख्तलिफ काम हैं उनमें। तो जाहिर है एक आर्ट के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया ही होगा, क्योंकि जब आदमी आदमी को नहीं पहचान रहा, तो और वो तो ये कहते हैं कि साहब के फासले ऐसे भी होंगे ये कभी सोचा ना था, और क्या बात है, सामने बैठा था मेरे, और वो मेरा ना था। मुंह पे क्या उन्होंने बात कफन, ये जो मास्क लगा रखे थे, तो उस पे भी देखिए एक शेर, मास्क लगा के कि यूं चढ़ा रखे थे तन पर अजनबियत के गिलाफ, यानी मास्क लगा रखे थे, यूं चढ़ा रखे थे तन पर अजनबियत के गिलाफ, वरना कब एक दूसरे को हमने पहचाना ना था। यहां इतना। क्या बात है। तो आर्ट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा है, आप अपना अपनी एक व्यथा, और आप ही के तरीके जो आपके दोस्त हैं पूरी दुनिया में, जो आर्टिस्ट पेंटर हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा जी, था इस वक्त, ये बताइए। देखिए पैंडेमिक का टाइम जो है मेरे लिए तो बून था, अच्छा। सच पूछे तो। लेकिन ओरिजिनली क्या है, पैंडेमिक ने बहुत सारी चीजें खत्म कर दी। बहुत सारे लोगों की जॉब्स गई, लोगों ने अपने रिश्तेदार खोए। तो वो आर्टिस्ट जो है वो इससे अछूता नहीं है। हमने कुछ आर्टिस्ट फ्रेंड्स भी खोए हैं अपने, फेसबुक वगैरह पे बहुत पोस्ट चलती थी और बड़ा दुख होता था कि ये यंग एज में चला गया। तो लेकिन अब इसमें थोड़ा सा प्लस पॉइंट ये रहा कि पहले क्या होता था, फेसबुक जो है, फेसबुक या इंस्टाग्राम बहुत पावरफुल मीडिया है, लेकिन जिन लोगों के पास टाइम होता था या जो लोग इसको कुछ बाकी चीजों से छोड़ के इस पे बैठ सकते थे, वो तो लोग इस पे एक्टिव थे। लेकिन जनरली एक आर्टिस्ट और सीनियर आर्टिस्ट तो वैसे ही एक्टिव नहीं थे, बहुत एक्टिव नहीं थे इस पे। लेकिन पैंडेमिक में जब आप लॉकडाउन हो गया, आपके पास कुछ नहीं रहा सिवाय फेसबुक के। और मैं, मेरे से अगर सही पूछो तो मैं भी फेसबुक की देन हूँ, मैं पैंडेमिक की देन हूँ। मेरे को कोई नहीं जानता था, पेंटिंग तो पता नहीं कब से कर रहा हूँ, कोई नहीं जानता था, किसी से कोई टच नहीं था। पेंटिंग डालते थे, लोग देखते थे, साइड हो जाते थे। पैंडेमिक में क्या हुआ, 2-3 इवेंट स्टार्ट हो गए। एक तो ये ऑनलाइन शो स्टार्ट हो गए, एक पैंडेमिक से रिलेटेड थीम्स मिल गया
पेंटिंग में मेरी भी कम से कम 10 पेंटिंग है जो पैंडेमिक के दौरान हुई हुई है। एक पेंटिंग है न्यू कमांडमेंट्स करके। ओरिजिनली ये है कि अब नए मतलब ओल्ड टेस्टामेंट के हिसाब से 10 कमांडमेंट्स थे, अब नया सिस्टम आ गया। पहले था लव दाई नेबर, अभी यह है कि डिस्टेंस दाई नेबर। तो इस तरह का इश्यूज थे, तो इस पे एक पेंटिंग बनी हुई है मेरी। तो ये सब हुआ, लेकिन फेसबुक ने मेरी पेंटिंग देखनी चालू कर दी। मेरे पास तकरीबन जिस वक्त पैंडेमिक स्टार्ट हुआ था, जिस वक्त लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, इट वाज हार्डली आई हैव 250 और सो फ्रेंड्स। किसी से कोई टच नहीं था, पेंटिंग वालों से बहुत कम थे जो अपने अपने थे, और वो लोग पेंटिंग समझते नहीं थे तो उनके तो बहुत लाइक आते नहीं थे। लेकिन मेरे पास सडनली वो पेंटिंग जो थी मेरी, वो फेसबुक पे प्रचलित होती चली गई। अब पोजीशन ये है कि मैं 5,000 पे पहुंच गया सिर्फ पैंडेमिक के टाइम पे, वो एक दिन 2 महीने में। और यही नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे सब फेसबुक पे बैठे हुए थे। मेरा काम जो था वो बिल्कुल अपर लेवल पे चला गया। ये सोचिए 600 लाइक्स एक पेंटिंग पे मिलने लगे तो मेरी तो लाइफ बन गई थी। मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट कर गया, मेरी पेंटिंग का सिस्टम चेंज हो गया। अगर आप पिछले 3 साल में देखोगे, मेरी पेंटिंग आज से 3 साल पहले कुछ और थी, अभी पेंटिंग कुछ और है। तो वो जो पैंडेमिक हुआ उसके नेगेटिव इफेक्ट थे, लेकिन पॉजिटिविटी ये आई कि मैं इंटरनेशनल लेवल पे आर्टिस्ट से जुड़ गया। इंडिया के ऑलमोस्ट सारे आर्टिस्टों से जुड़ा हुआ हूँ मैं, और सब मेरे से बात करते हैं। लोगों के फोन आए मेरे पास, भाई तुम थे कहाँ अभी तक? अब उनको कैसे बताऊं भाई, तुम मेरी पेंटिंग नहीं देख रहे तो मैं कैसे हो सकता था आपकी निगाह में? कुछ मैंने लेट स्टार्ट किया था, गैलरीज से फोन आए, कुछ ग्रुप से उन्होंने फोन किए, तो फिर वो पैंडेमिक के टाइम पे ये सिचुएशन चालू हुई। तो ये प्लस माइनस दोनों हुआ एज एन आर्टिस्ट, वेरी और नाइस। आर्टिस्ट तो कोई बहुत नहीं नहीं, बड़ा खुशनुमा आपने ये पैगाम दिया कि ज्यादातर लोगों की जिंदगियां तो तबाह हो गई, सब कुछ हो गई, लेकिन आपके लिए कम से कम ये एक बून और एक वरदान हुआ, दूसरों के लिए अभिशाप हुआ, बहुत एक था सुकून सा टाइम मिला। और जो कि डिजिटल मीडियम जो है उसके थ्रू कई लोगों ने आपको पहचानना शुरू कर दिया और आपके फन की जो है कद्र होने लगी। अच्छा, ये जोएल गिल साहब ये बताइए कि जो कंटेम्परेरी आर्ट जो आजकल वर्तमान का जो है, ये काफी डाइवर्स और मल्टी डिसिप्लिनरी हो गया है। ये पिछले कुछ जमानों की बात कर रहा हूँ, 2-3 दशकों में खासकर। क्या इस ट्रेंड को आप स्वागत करते हैं, खैर मकदम करते हैं इस बात का, या आपका कुछ अलग से इस पे व्यू है? देखिए, कंटेम्प्रेरी वर्ड जो है अपने आप में बहुत बहुत बड़ा है। मतलब उसमें आप बहुत सारी चीजें जोड़ सकते हो। कंटेम्प्रेरी ओरिजिनली समकालीन, जो आज के टाइम पे चल रहा है। अब इसमें क्या है कि हमारे हमारे यहाँ एक सिस्टम है कि एक, अगर कोई, जैसे सपोज आप बिहार से आते हो, या आप मध्य प्रदेश से आते हो, या आप पंजाब से आते हो, आपका जो अपना रीजनल जो टच है, आप उसको छोड़ नहीं सकते, किसी भी कंडीशन में नहीं छोड़ सकते। तो आप अगर मधुबनी करते करते आप कंटेम्प्रेरी कर रहे हो, तो आपके जो एलिमेंट्स हैं, जो ड्राइंग्स हैं, जो उसके फॉर्म्स हैं, जो उसके अपने अपने कलर्स हैं, वो सब आपके पेंटिंग में दिखेगा। आप उसको ये तो नहीं कह सकते कि कंटेम्प्रेरी नहीं है। अब मैं हूँ, मेरा ओरिजिनली जो है, मेरी लर्निंग जो हुई वो ग्लोबल हुई, मेरा पे टेक्सचर बहुत स्ट्रांग है। मैंने देखा इंटरनेट पे बहुत चीजों को देखा है। मैं, ऐसा नहीं कि टेक्सचर मैंने आज से स्टार्ट किया, टेक्सचर तो मैं बचपन से ही कर रहा हूँ, मेरे को पता पसंद ही है। और टेक्सचर क्या होता है वो एक अलग इशू है। लेकिन कंटेम्परेरी के अपने सारे एरिनाज हैं, उसमें बहुत लोग काम कर रहे हैं, सब कंटेम्परेरी करते हैं। मेरा कंटेम्परेरी डिफरेंट है, मेरे सब्जेक्ट कंटेम्परेरी डिफरेंट है। हम हिस्ट्री नहीं पढ़ा रहे, मैं आपको कोई सोशल वर्क नहीं करा रहा। मेरे को जो मुझे सूट करता है, जो मैं न्यूज में देखता हूँ, या जो मुझे अफेक्ट करता है, मैं उस पर बात करूंगा। मेरे को, मैं अगर कुछ और करता हूँ, या हिस्ट्री करता हूँ, या ऐसा कुछ करता हूँ जो मैं पढ़ के कर रहा हूँ, देन आई एम नॉट बीइंग ऑनेस्ट। मेरी ऑनेस्टी तभी है कि जो मैं सोचता हूँ वो आपके सामने प्रेजेंट करूँ, तो मेरा भी कंटेम्परेरी है। बट उसकी भी ऑनेस्टी तभी है जब वो जी के जो आया है, जो बिहार से जी के आया है, जो मधुबनी स्टाइल में पेंटिंग कर रहा है, लेकिन कर रहा कंटेम्परेरी है। मैं ऐसे 1-2 आर्टिस्टों को जानता हूँ, बहुत बढ़िया काम करते हैं, और इतना ब्राइट, इतना बढ़िया काम करते हैं, लेकिन उनका काम वही है। तो कंटेम्परेरी को आप बांध नहीं सकते। कंटेम्परेरी का मतलब है आज की डेट में जो आर्टिस्ट कर रहा है वो आज के युग के हिसाब से काम कर रहा है, दैट इज कंटेम्परेरी। कंटेम्परेरी कोई एक डिफाइंड एरिया नहीं है। कंटेम्परेरी डजंट मीन कि आप एब्स्ट्रैक्ट कर रहे हो, कंटेम्परेरी डजंट मीन आप फिगरेटिव कर रहे हो। कंटेम्परेरी मीन आप पेंटिंग कर रहे हो, उसका सब्जेक्ट मैटर आप आज की डेट से ले रहे हो, उसका स्टाइल जो है, जो आपको सूट करता है, जिस रीजन से आप आए हो वो कर रहे हो, तो आप कंटेम्परेरी कर रहे हो। ट्रू, वेरी गुड। ये बताइए जोएल साहब
कि हमारे नाजरीन जो सब कुछ जुड़े हुए हैं तो वो देखना भी चाहेंगे। कोई आपकी कोई हैंडी, कोई आपके पास कोई पेंटिंग या तस्वीर या कोई ऐसी चीज है और जिसको बता भी पाए आप कि क्या थीम है और क्या है, ताकि कुछ थोड़ा सा माइंड भी डाइवर्ट हो जाए हमारा कुछ। मैं मैं दिखाता हूँ। प्लीज। मैं थीम भी जितना बता सकूंगा थोड़ा सा बताऊंगा, ज्यादा नहीं। हाँ हाँ, अब कुछ है। एक एक्चुअली एक ये पेंटिंग है। ये एक मैगजीन का पेपर है ओरिजिनली। मैंने इसको इस पेंटिंग को मैंने पहले पेपर के ऊपर पेस्ट किया है, क्योंकि मैगजीन का पेपर तकरीबन 80 जीएसएम का होता है। और हाँ, तो कलर जब आप लगाओगे तो मेरे कलर बहुत बोल्ड लगते हैं, तो उसमें गड़बड़ होने के चांस है। तो ये पेंटिंग में, ये फोटोग्राफ में देख रहा था एक मैगजीन में, उसमें एक प्रोटेस्ट किया। और प्रोटेस्ट हमारा नहीं है, सीरिया वगैरह कहीं का प्रोटेस्ट है ये। प्रोटेस्ट जब जो स्ट्रीट में किसी जर्नलिस्ट ने वो किसी प्रोटेस्ट का फोटोग्राफ किया। ओके ओके। अब हमारे यहाँ भी प्रोटेस्ट चलते रहते हैं। हम्म। अब हमारे यहाँ जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उस पे डिवीजन हुआ हुआ है। एक पक्ष उसको सही मानता है, एक पक्ष उसको गलत मानता है। हम्म। मतलब उसको लगता है कि ये गलत प्रोटेस्ट हो रहा है, पॉलिटिकली सब कुछ होता है। तो मेरी ये पेंटिंग उसी पे है। ये इसमें आप देखोगे सिटीस्केप मेरे इस पेंटिंग का नाम है। वो पेंटिंग में प्रोटेस्ट है, उसके ऊपर डिवीजन कर दिया है, अलग अलग ब्लॉक्स खड़े हो गए हैं, अलग अलग पॉलिटिकल एजेंडाज हैं। उसके हम्म। ऊपर ये पेंटिंग है। और बिल्कुल। स्ट्रीट जो है पूरी डिवाइडेड है, यानी कि सिटी पूरी डिवाइडेड है। वाह वाह तो वाह। ये पेंटिंग ओरिजिनली उस पे है। बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा बताया आपने, बहुत अच्छा लगा। वाह। और क्या है जोएल साहब आपके पास इस वक्त जो हमारे दर्शक देख पाए आपका कुछ काम? एक ये भी मैगजीन पेपर के ऊपर है। हालांकि ये प्रिंटेड पेपर है। जी। इसमें ओरिजिनली आप देखिए, बहुत सारी सिचुएशन ऐसी होती है कि आप लड़ नहीं पाते उसके खिलाफ, आप उसके अगेंस्ट नहीं खड़े हो पाते। आप उसके सामने घुटने टेक देते हो। सही बात। यू सरेंडर, सोच के रह जाते हैं। दोनों हाथ खड़े कर हुए। हाँ, हम्म। मतलब आप सरेंडर कर देते हो जो ठीक। सिचुएशन आपके सामने आ रही है। एक ठीक। टाइम ऐसा आप मजबूर हो जाते हो, चाहे उसकी आपकी मजबूरियां कुछ भी हो। हाँ। उसके ऊपर ये पेंटिंग है, सरेंडर्ड करके है। ओ। और ओरिजिनली मैन इज रेजिंग हिज हैंड, मतलब वो गिव अप वाली पोजीशन पे है। ठीक है। और बहुत। आप इसको गौर से देखोगे, इसके पीछे प्रिंटेड पोर्शन नजर आएगा मैगजीन का। यस यस ये यस वाला यस ये यस। मैगजीन पेपर के ऊपर है। ये सेम प्रोसेस से हुआ है कि इसको पेस्ट कर लिया पहले जी एक जी मोटी जी शीट जी के ऊपर, जी इसमें जी काम जी करा। जी 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 जी। आपका तो काम जो है पब्लिकेशन पे भी काफी जुड़ा रहा है, तो इसलिए आप उस तरीके की चीजें भी जोड़ते हैं बीच में। और क्योंकि आप हम मेरी शायद इलस्ट्रेटर की भूमिका रही है। मैं पढ़ता हूँ फिर उसको बनाता था। शायद उसी वजह से ऐसा हुआ कि मैं वैसे ही बन गया कि मेरे को जो कुछ दिखता है मैं उसको ट्रू। पेंटिंग में रिफ्लेक्ट करने की क्योंकि कोशिश करता आप हूँ। आपके जो मुख्तलिफ इंटरेस्ट या हॉबीज हैं, मैंने सुना कि आप रीडिंग भी बहुत करते हैं, पढ़ते हैं। मैं और रीडिंग और बहुत करता एक बहुत ही खूबसूरत आपका फन है जो कि मैं डरता हूं जिससे, और मैं कांपता हूँ हूं। जी। आप मैथमेटिक्स बड़ा पसंद करते हैं और मेरे को डर लगता है। मैथमेटिक्स रीडिंग, एक्चुअली मैं साइंस से था। मैंने अभी बताया हाई सेकेंडरी में साइंस से किया। मैथ जी मेरा जी जी सीरियस सब्जेक्ट था। जी। और मैथमेटिक्स हालांकि छूटता चला गया, लेकिन मैंने मैथमेटिक्स छोड़ा नहीं। मैंने इनफैक्ट बेटा जब पढ़ता था, मैंने उसको 9th क्लास तक मैथ हैंडल किया है उसको, जितना मैं बता सकता था उसको। और अभी भी मेरी सिचुएशन ये है कि मैं मॉर्निंग में जब तक वो सुकोदू सॉल्व ना कर लूं, मैं मिसेज मेरे को कुछ बोलती रहे, कुछ कोई और कुछ कहता रहे, मेरे को कुछ नहीं समझ में आता। मैं पहले उसको सॉल्व करूंगा, तब मेरा दिन स्टार्ट होता है। वो मेरी एक आदत है। क्या बात और है, समझ जाइएगा। जी। रीडिंग का मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हाँ हूँ। प्लीज। रीडिंग, मैं जब बारहवीं में था, लाइब्रेरी से बुक्स लाता था। मुझे बहुत मजा आता था पढ़ने में। पढ़ना इन द सेंस, कोई भी इंफॉर्मेशन, चाहे एक पैराग्राफ की हो या पूरी थीसिस लिखी हो उसके ऊपर, तो मैं बुक्स लाता था। अब कोई भी सब्जेक्ट होता था, किसी भी प्रोग्राम में अगर काम करना होता था, तो हम्म। ओरिजिनली जैसे एनवायरनमेंट वीक आ रहा है या हैबिटेट वीक आ रहा है, या ऐसा कोई भी इवेंट होता था, या डायरेक्टर हमें बताती थी भी इस बार का ये फंक्शन का थीम है, मैं उस पर स्टडी किया करता था कि व्हाट इज देयर, मैं क्या क्या जान सकता हूँ उस पर्टिकुलर एरिया के लिए। तो हम्म। मैं पढ़ता बहुत था। अब ओरिजिनली क्या है कि कहीं से कोई बात चली कि भैया ये तो बुक्स बैठ देख के बैठा रहता है, वो दो उसमें से कॉपी करता रहता है। उनको ये आज तक समझ नहीं आई कि अरे मैं पढ़ाई करता था। अच्छा। तो वो होता ही है। मैं आपको एक दो पेंटिंग और दिखाता हूँ, जरूरी नहीं है थीम पे काम करा हुआ है।
ये ओरिजिनली एक छोटी पेंटिंग्स है मेरे पास, बड़ी पेंटिंग मेरी सारी स्टूडियो पड़ी है actually। जी। ये टाइगर है, अच्छा। ग्रीन टाइगर है। अरे वाह 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 वाह। और ऐसे ही ये, क्योंकि फोक आर्ट भी अपने आप में एक आर्ट तो है ही। ये हाँ देखिए, हाँ। ये अरे वाह, ट्रेडिशनल उसको बनाया हुआ है। क्या बात। मैं एक दो पेंटिंग और दिखाता हूँ जो मैं दिखाना मांगूंगा आपको। प्लीज प्लीज दिखाइएगा। हाँ हाँ। अब ये, जैसे ये पेंटिंग है, ये छोटी पेंटिंग, छोटा सा पेपर था, मैं बैठा हुआ था और उसको जित जो स्पेस अवेलेबल था उसी हिसाब से मैंने इस पे काम करा हुआ है। सिटीस्केप है, सिटीस्केप मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। ब्यूटीफुल। अभी भी कोई पेंटिंग अगर अदर मेरे लिविंग, हाथ से बाहर चली जाएगी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अ, अगर कोई पेंटिंग मेरे हाथ से बाहर चली जाएगी, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं उसको सीधा सीधा सिटीस्केप में जाके खत्म कर देता अच्छा। ये हूँ। हाँ, एडवांटेज तो बहुत कई बढ़िया। कई बार आप, ऐसा नहीं है आप मास्टर नहीं हो कि आप जो करोगे वही मास्टर वो है। कई बार लगता है कि पेंटिंग गड़बड़ हो रही है, या फिर उसको इजी वे में, कि कैनवस तो खराब करना नहीं है आपने, जी तो जी सिटीस्केप में चला है। जी 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 जी। बहुत बहुत। तो ये कुल मिला के और भी कुछ आपके पास ऐसी चीज है जो कि दिखाएंगे आप अपने हमारे दर्शकों को? ये देखिए, मेरी बुक्स हैं मार्केट में, ये मैंने पेंटिंग को सीरियसली लेने से पहले की हुई है। आर्ट की है, आर्ट प्लस, अगर आप देख पाए। जी हाँ। ये आर्ट प्लस है, ये सीरीज है पूरी। ये 8वीं की बुक है पूरी, 13 किताबों की है, 10th की है, और ये 9th की है। ऐसी बहुत सारी सीरीज है। ब्यूटीफुल। आर्ट प्लस है, आर्ट बीट्स है, ये बच्चों के लेवल पे है, ये आर्ट पेटल्स है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। आर्ट बीट्स है, सॉरी, हार्ट बीट्स। आर्ट बीट्स है। हम्म। और ये ऑल न्यू आर्ट करके है। हाँ ये हाँ। अलग अलग बुक्स है जो जी मार्केट में अवेलेबल है, जी। सेल भी होती हैं। और अगर आप गूगल करेंगे तो उसमें जोएल गिल की किताबें करके देखेंगे तो उसमें मिल जाएंगी आपको बुक, जी ये जी सारी जी चीजें। जी जी। आपकी आज की मसरूफियात जो आजकल चल रहा है वो क्या है? कोई खास प्रोजेक्ट्स आपने पकड़ रखे हैं या कुछ? हाँ, अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम ये हो गई है कि मेरा कमर्शियल अभी तक खत्म नहीं हुआ। मेरे को जो मेरे पास एक सीरीज आई हुई है आर्ट की, जो मुझे करनी है, नई है। हम्म। और प्लस में मेरे एक दो पब्लिशर ऐसे हैं जो कुछ भी काम होता है डिजाइनिंग का, इलस्ट्रेशंस का, कहीं से भी होके आता है, वो मेरे को मेल कर देते हैं। अभी फोन भी उन्हीं के आ रहे थे, उन बात करना मांग रहे होंगे मेरे से, तो वो मेरे को भेज देते हैं। मुझे चेक करना होता है, मुझे बताना होता है इसमें एक सही है गलत है। तो ये सब तो चल ही रहा है। ओरिजिनली मेरे को पेंटिंग पे ही मतलब अब मैं पेंटिंग छोड़ना नहीं मांगता हूँ, लेकिन कमर्शियली भी छोड़ नहीं पाया हूँ कि पेंटिंग आपका पेंटिंग रोजी रोटी तो एकाएक नहीं बन सकती आपकी, उसमें टाइम लगेगा। जिस दिन वो रोजी रोटी बन जाएगी, या जिस दिन आपको आप इतना अर्न करने लगोगे पेंटिंग से कि आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं रहेगी, तो शायद आप छोड़ सकते हो। लेकिन जिन लोगों ने आपके साथ खड़े रहे, जो पब्लिशर्स हैं, मुझे पसंद करते थे, मुझे सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे मौके दिए, वो जब कुछ चीज भेजते हैं तो मुझे उनको मना करना तो मुश्किल होता है। मैं करता हूँ। इनफैक्ट एनसीईआरटी वगैरह का भी मैंने अभी रिसेंटली एक काम किया है। कुछ जरूरत, एनसीईआरटी की कम से कम 17 किताबें हैं मेरी मार्केट में। विस्ताज है, फ्लैमिंगोज है, वसंत है, रिमझिम है, ये सब मेरे हाथ की बनी हुई है। तो कमर्शियल रहता है, बट फिर भी पेंटिंग अपनी जगह है। मैं इनफैक्ट आज आपसे बात करनी थी तो मैं पेंटिंग करना नहीं मांग रहा था, लेकिन फिर भी वो लास्ट मोमेंट पता नहीं क्या दिमाग में आया कि मैंने ये पेंटिंग एक पेपर उठा के उसको कर दिया। क्या बात है। तो ये पेंटिंग छूटती नहीं है। पेंटिंग तो आपको एंगेज रखती है। इनफैक्ट आप 40 में बैठे हो, या सो रहे हो, या जाग रहे हो, या ड्राइव कर रहे हो, आपको पेंटिंग का तो सिस्टम चलता रहता है। थैंक यू वेरी मच जोएल गिल साहब, बोलते आने के इस खास शो में आने के लिए। बोलते आईने, बोलते आईने।